नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सियासी फंदा और कांग्रेस जुटाएगी चंदा। जी हाँ, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए पार्टी ने अब देश की जनता से मदद मांगी है। कांग्रेस ने चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस अभियान से शुरू होने से पहले इस पर सियासत गरमा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हालांकि सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस अभियान के जरिए जनता के बीच पहुंचना चाहती है या फिर सच में पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। आखिर कांग्रेस के इस अभियान को किस तरह से देखा जाए, आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस शुरू करेगी क्राउड फंडिंग। डोनेट फॉर देश अभियान से जुटाएगी चंदा। जी हां, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब 24 के लोकसभा चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा जुटाएगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस 18 दिसंबर से करने जा रही है। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 138वें वर्ष पर शुरू करने जा रही इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश दिया है। कांग्रेस ने 138 रुपए से लेकर 13,800 तक डोनेट करने की अपील की है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं या फिर जनता के बीच पहुंचने के लिए कोई नया पैतरा है। हालांकि कांग्रेस इस अभियान को अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को पैसे की आवश्यकता होती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप उन उद्योगपतियों से पैसा ले लीजिए और बाद में उनकी कठपुतली बन जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी उद्योगपतियों से पैसे की चाह नहीं करी। हमको पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित तौर पर हम उस जनता जनार्दन के पास जाएंगे जो हमें पैसे भी देगी सदस्यता के माध्यम से और कांग्रेस को बहुमत में लाने का प्रयास भी करेगी। कांग्रेस के अभियान की शुरुआत होने से पहले ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जाहिर है कि बीजेपी उन राज्यों को कांग्रेस का एटीएम बताती रही है जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं। और अब इस मुहिम पर बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस को घेरा है वो देख लीजिए। देखिए, कांग्रेस डोनेशन फॉर देश तो नहीं, मैं कहूँगा कांग्रेस करप्शन फॉर देश जरूर प्रतीक हो गई है। और आप देखिए, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो अभी धीरज साहू जी उनके सांसद हैं राज्यसभा से, और उनके यहाँ से जो पहाड़ निकल रहा, धन का पहाड़ निकल रहा है, मुझे लगता है कि उनको कहाँ ये सब आवश्यकता है। कांग्रेस के इस अभियान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। साथ ही इस मुहिम ने कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सही में कांग्रेस आर्थिक संकट से गुजर रही है या फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अब कोई नई चाल चली है? खैर, जो भी हो, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस क्राउड फंडिंग से कांग्रेस कितना चंदा जुटा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, चंद्रकांत नायडू जी और चेतन भट्ट जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का अनादि टीवी में। और नायडू जी, सबसे पहले आप ही के पास कि इस प्रकार के फंड रेजिंग के लिए पार्टियां पहली बार नहीं इस प्रकार के उपक्रम कर रही हैं। बीजेपी हम देखते हैं कि आजीवन सदस्यता निधि के माध्यम से एक बड़ी रकम वो जुटाती है। टारगेट फिक्स होता है हर साल, प्रदेश स्तर पर भी और ज़िले के स्तर पर भी, कि आपको इस साल इतना चंदा जुटाना, जिससे पार्टी के रूटीन के जो खर्चे हैं फिर एक बड़ा हिस्सा उसका जो है फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, ताकि सत्ता में रहे ना रहे जो रूटीन के खर्चे वो लगातार चलते रहें। कांग्रेस भी अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो एडीआर की रिपोर्ट है वो बता रही 2021-22 में बीजेपी के पास 6,041 करोड़ और कांग्रेस के पास 763 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड है, इस साल की जो आंकड़े की बात करें। और ऐसे में या तो वो कह देते कि जिसकी जितनी इच्छा उतना फंड दे दे, लेकिन 138वें साल में ये फंड जुटाने का प्रयास शुरू किया है और उसको नाम उन्होंने दिया है डोनेट फॉर देश। और पदाधिकारियों से कहा गया कि कम से कम 1,338 रुपये एक आदमी से लेकर जो मैक्सिमम 13,800 रुपये तक है वो दे दे। और अगर आप डोनेशन फॉर देश की बात कर रहे हैं तो फिर तो ओपन फॉर ऑल कर देते कि जिसको जितनी मर्जी उतना दे देते। नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। मुझे शुक्र है आपने ये कहा कि ये पैतरा है, हथकंडा नहीं।
क्योंकि देखिए एक बहुत सामान्य सी चीज़ ये है कि बीजेपी कांग्रेस की 138वीं सालगिरह 28 दिसंबर को है जी बिल्कुल। और उसी के लिहाज से उन्होंने ये कहा है कि 138 रुपये या 1380 रुपये या 13,800 रुपये इस तरह से आप पैसा, ठीक है। तो ये 138वीं सालगिरह के चलते हो रहा है। और इससे पहले कांग्रेस ने जब 1920-21 में भी पहले ये एक तजुर्बा किया था इस तरह का, उस वक्त में तो खैर क्राउड फंडिंग नहीं होती थी, लेकिन तिलक स्वराज अभियान के नाम से उन्होंने तिलक स्वराज कोष नाम दिया था महात्मा गांधी ने जी। हाँ, उन्होंने महात्मा गांधी ने नाम दिया था और उसमें पैसा 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट था। 60 लाख रुपए बम्बई से आए थे और बाकी देश से 40 लाख रुपए आए थे। तो कुल मिला के उस वक्त, और उसके बाद में थोड़ा पैसा ज़्यादा भी हो गया था, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ जो है वो शायद उसी से प्रेरित है। और उसके आगे ये जरूर कहा जा सकता है कि केरला में अभी तक जो व्यवस्था है पैसा इकट्ठा करने की, वो इसी तरह से वो लोग बार बार चंदा लेते हैं लोगों से। मतलब पैसा तय नहीं होता कितना दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है सिलसिला। तो पार्टी उससे अपना खर्चा भी चला लेती है, चुनाव अभियान वगैरह में भी पैसा इस्तेमाल हो जाता है। तो अभी हाल ही में मेरा ख्याल से एक मीटिंग इस तरह की रखी गई थी जिसमें तय किया गया कि जो केरला मॉडल है उसी को आगे बढ़ाया जाए, और उसको अगर आगे बढ़ाना है और ईडी और अन्य एजेंसी से बचना है तो सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शी व्यवस्था की जाए जिसमें क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाए और किसी को कहने की या सफाई देने की जरूरत ना पड़े। तो कुल मिला के उसमें एक पार्टी ने ये भी महसूस किया कि भाई ये जब पैसा इकट्ठा किया जाएगा तो हर एक को जो जितना भी पैसा दे उसकी रसीद दी जाएगी और उसको धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजा, एक धन्यवाद का नोट भी भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जितने लोग पैसा दे रहे हैं उनके नाम भी उनके पास में होंगे, फ़ोन नंबर्स भी उनके पास में होंगे। जाहिर है ये अंदाज भी लग जाएगा कितने लोग समर्थन में खड़े हुए हैं उनके और कितने लोगों के बीच में पैठ बन रही है और कितने लोगों के पास में पैसे की तो लिए मतलब वो जा सकते हैं। तो एक बात ये तो देखिए एक चीज़ है कि आजकल डेटा जिस तरह से इकट्ठा किया जाता है उसमें बीजेपी सबसे आगे है। उनके पास में वो हर व्यक्ति का डेटा है जिससे वो अपने चुनावी अभियान को चालना देती है, खासतौर से जो लाभार्थी हैं। हाँ, चाहे वो राशन के तौर पर है, लाडली बहना है, शौचालय है, उज्ज्वला है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाभार्थी तो है की लिस्ट है, लेकिन उसके अलावा उन लोगों की भी लिस्ट है जो उससे नाराज हो सकते हैं इस बात को लेकर, भाई हम लाभार्थी नहीं है इसलिए हमको वोट नहीं देना है। तो वो इसी बार जो ऐसा हुआ है ऐन वक्त पे उन्होंने उन सब लोगों को भी संपर्क किया जिनको नाराजगी थी उनसे, और उसी का नतीजा इस चुनाव परिणाम में देखने को मिला ऐसे मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जी। तो डेटा जो होना वो कोई गलत बात नहीं है और डेटा के जरिए आप अगर लोगों से संपर्क बना रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से आजकल तो ये बहुत ही आम बात हो गई है और डेटा ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ हो गई है। लोग डेटा खरीदने के लिए क्या कुछ नहीं करते आजकल। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने जो किया है उसके नतीजे तो खैर बाद में देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी पहल थी जिस तरह के दौर से वो गुजर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो है कि बीजेपी की तरह संपन्न पार्टी नहीं बनी है वो। बीजेपी ने जितना पैसा मतलब पीएम केयर्स के नाम से किया था इकट्ठा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता नहीं रही। जो भी पैसा बीजेपी के जरिए आया है, सरकार के पास में आया है, उसको कहीं किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी उन्होंने। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो अच्छा, और किसी के पास में पैसा आने का जरिया जो भी है उस पर तो सब पे ईडी की नज़र होगी, इनकम टैक्स की नज़र होगी, सबकी नज़र होगी। तो यही एक तरीका था जिसको आसानी से वो लोग अपना सकते थे। बिल्कुल। तो चेतन जी और भी तरीका अपना सकते थे जो नायडू जी भी कह रहे हैं, लेकिन 2-3 सिनेरियो हम देख रहे हैं कि विधानसभा में अडानी पर निशाना लगातार, उद्योगपति, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया हम तो उद्योगपतियों से पैसा लेते नहीं हैं, तो क्राउड फंडिंग की ओर जा रहे हैं। और फिर एक सांसद धीरज चाऊ के यहाँ 351 करोड़, और इन बीच ये क्राउड फंडिंग, कोई मैसेज छुपा है इसमें भी? ये देखिए मनोज जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी आवाज गूंज रही जी है, मैं करवाता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब वो चुनाव के मैदान में जाती है और अपनी पार्टी चलाती है
तो निश्चित रूप से उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि इतनी बड़ी ऑल इंडिया लेवल की जो पार्टी है उसमें चुनाव के लिए जब लोगों को पैसा दिया जाता है, और आजकल तो आपने देखा होगा कि चुनाव बहुत महंगा है, एक एक पार्षद के चुनाव में 40-40, 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन हंसी जब आती है जब वो चुनाव आयोग को विवरण देते हैं कि साहब वो फलाना विधानसभा में 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख में चुनाव लड़ लिया। वो तो एक औपचारिकता है, और चुनाव आयोग भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये जो आंकड़े हमको दिए जा रहे हैं ये टोटल झूठे आंकड़े हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग तो ठीक है, ऐसा ही है, बिना दांतों वाला शेर है वो, तो उसकी कोई अहमियत बची नहीं है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उसमें चूंकि सत्ता में जो होता है उसको सबसे ज्यादा चंदा उद्योगपति देते हैं, क्योंकि उनके अपने अलग स्वार्थ होते हैं। आप देखिए कि 21-22 में जो डाटा आया था उसमें बीजेपी को 614 करोड़ रुपया चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, और जबकि उसकी तुलना में कांग्रेस को सिर्फ 95 करोड़ रुपए मिला है। ऐसे ही आप 17 से लेके 22 तक देखें तो 10,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में आया विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिसमें से 50% मतलब 5,200 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी खाते में गया, और मात्र 952 करोड़ रुपया जो है वो कांग्रेस को मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि कहाँ 5,200 करोड़ और कहाँ 952 करोड़, इससे बहुत फर्क है। तो अब अगर आप ऐसी सक्षम पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको पैसों की जरूरत होगी। दूसरा एक ये संदेश जो वो दे रहे हैं, जैसे आपने देखा कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। अब वो देश के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि हम देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप हमको पैसा दो, हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और जो अधिनायकवाद चल रहा है देश में उससे हम आपको बचाना चाहते हैं। तीसरी बात जो है कि जब आप पैसा दोगे तो जैसा कि अभी नायडू जी ने भी कहा कि आपके पास डाटा होगा तो उससे आपको ये भी अंदाज हो जाएगा कि कौन व्यक्ति आपको पसंद करता है, क्योंकि 138 रुपए मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को देने में कोई गुरेज नहीं होगा। बिल्कुल, पदाधिकारियों के लिए उन्होंने कह दिया कि 1380 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 13,800। जो कट्टर भाजपाई होंगे उनकी बात अगर छोड़ दें आप, तो जो थोड़े भी लिबरल होंगे वो 138 रुपए दे देंगे। तो उन तक पहुंचने की भी एक कोशिश है, अपना एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कांग्रेस की कि हम आपके पास आना चाहते हैं, आप हमें वोट के साथ साथ नोट भी दीजिए। तो ये एक जो तरीका उन्होंने अपनाया है बहुत सोच समझ के मुझे लगता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके पास जिस तरह से पैसा निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस को तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो धीरज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है तो मेरा अपना पैसा है। लेकिन अगर उनके राज्यसभा सांसद इतने सक्षम हैं, जो अलमारियों में 350 करोड़ रखे हुए हैं और 10 किलो सोना रखे हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी फंड में देने में क्या दिक्कत है। आप अगर आपका 1 नंबर का पैसा है तो आप पार्टी फंड में दे सकते हैं, जैसे आप ये देते हैं उद्योगपति। लेकिन सर जो एडीआर की रिपोर्ट हम देखें कि 90% उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस से जीतने वाले नहीं, हम तो उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, वो तक करोड़पति, और जीतने वालों में हम देखें कोई 250 करोड़ का आसामी है। मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना में तो कोई 600 करोड़ का आसामी है, कोई 800 करोड़, ये तो 1 नंबर में है। तो अंदाज लगा सकते हैं। यही मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि किसी भी नेता की, पॉलिटिकल पार्टी के नेता की 5 साल में इनकम 100 गुना और 500 गुना कैसे हो जाती, कौन सी अलादीन का चिराग इनको मिल जाता है। और उनमें से 90% अपना व्यवसाय कृषि बता रहे हैं, जबकि किसानों की हालत भी हम देख रहे हैं। वही, जबकि किसानों की हालत यह है कि वो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। तो ये जो विसंगतियां हैं ये तो खैर पॉलिटिक्स में चलती हैं, और जो सत्ता में रहता है उसको फायदा मिलता है इसका। लेकिन कांग्रेस ने जो पैसा इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है वो उनकी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है। वो लोगों के पास भी जा रहे हैं, लोगों से बात भी करेंगे पैसे के लिए, उनका डाटा भी रखेंगे, और जब डाटा आपके पास होगा तो आप निश्चित तौर पर उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल तो आजकल सब हर व्यक्ति के पास होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। पैसा अपनी जगह है, पैसा अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, इतना उसमें देखना होगा कि उनको पूरे भारत से कितना पैसा मिल रहा है, वास्तव में मिल भी रहा है कि ऐसी हवा में सब बातें हो रही हैं। दूसरी बात, उद्योगपति उनको कितना पैसा दे रहे हैं। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। हो सकता है उद्योगपतियों को लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस को अच्छा मत मिल जाए, तो उनका भी एक वो रहता है कि चलो हम कांग्रेस पार्टी, और फिर चंदा देने के दूसरे तमाम कई रास्ते और भी हैं।
कई रास्ते होते हैं। दूसरी बात यह है कि हर व्यापारी है वो तमाम दलों को अपने चंदा देता है कि भैया क्या पता किसकी सरकार आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तरीका अपनाया है कांग्रेस ने, ये बड़ी सोच विचार करके अपनाया है। अब इसका फायदा कितना मिलता है कांग्रेस को, कितना चंदा आता है, किस तरह से वो पार्टी फंड, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतना पैसा है कि उन्होंने जगह जगह आलीशान 5 स्टार स्तर के कार्यालय बना कर रखे। हमारे जबलपुर में इतना बड़ा कार्यालय है, जबकि कांग्रेस अभी के किराए के कमरे में अपना कार्यालय चला रही। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सालती हैं कि हमने 70 साल राज किया और हम अपना एक कार्यालय नहीं बना पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसने जगह जगह अपने कार्यालय बना लिए और वही 5 स्टार स्तर के कार्यालय। तो बात तो कांग्रेस का ये जो एक तरीका है, ये मुझे लगता है कि जनता के पास जाने का भी तरीका है और पैसा भी इकट्ठा करने का तरीका, ताकि वो आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो नायडू जी, अगर बेहतर होता ये अभियान थोड़ा विधानसभा के पहले शुरू हो जाता, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है कि अगर 20,000 से कम आप दे रहे हैं तो आपको हिसाब किताब देना ही नहीं है राजनीतिक दलों को कि चंदा दिया किसने, तो वो तो एक तरीका है ही सही। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके सुनवाई चल रही है। और इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जो ना भट्ट जी ने भी कहा है कि बिना नाखून दांत का शेर है वो, तो वो एक कप चाय का भी हिसाब मांगता है प्रत्याशी से, एक माला पहनाई उसका भी हिसाब चाहिए, एक माइक, एक टेंट का भी हिसाब है। लेकिन वो चंदे के हिसाब किताब में वो कहते थे कि ये तो साहब कानूनन ऐसा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिसका तोड़ दूसरे तरीके से राजनीतिक दल निकाल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी आजीवन सदस्यता निधि के रूप में करे या कांग्रेस फंडिंग, क्राउड फंडिंग के रूप में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए नायडू जी। राजनीति में अब जो संस्कृति आई है, देखिए पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब से हम लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस जो अपने अधिवेशन भी करती थी वो गद्दे तकियों पर बैठ के करती थी। बिल्कुल। और 5 स्टार कल्चर जो आया प्रमोद महाजन के चलते आया। अगर पार्टी के सेशंस की बात करें या पार्टी के अधिवेशनों की बात करें तो तब से होटलों में होने लगे और 5 स्टार कल्चर्स के तहत ही अधिवेशन होते थे। कांग्रेस ने वो बहुत देर तक नहीं अपनाया था। धीरे धीरे कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि भाई जनता जो है वो करप्शन को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मान रही जितना आपके गरीब होने को मान रही। ये महसूस होने लगा लोगों को। देखिए आप महसूस करते हैं अच्छी तरह से कि जो उसके पास में जितना ज़्यादा पावर है, जितना ज़्यादा पैसा है, लोग उसी तरफ बिना किसी। बिल्कुल। टाटा एक बड़ा उदाहरण है कि नैनो इसीलिए पिट गई इनकी, कहा जाता है कि उन्होंने कहा था ये गरीबों की कार है, इसलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, वो भी है। देखिए कुल मिला के एक अजीब सा माहौल सा बन गया है। पिछले बाजारवाद जब से आया है तब से ये चीज़ें हो गई कि हर वो चीज़ जो पैसे से खरीदी जा सकती है वो ही मायने रखती है। लोगों को गुडविल, मतलब जो सदाशयता है या जो आपकी सद्भावना है, उस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया जितना आपकी फंड्स पे रह गया है या जितना आपकी तामझाम पे रह गया है। झांकियाँ सजाने में लोग लगे रहते हैं सारा वक्त में, चुनाव के नाम से भी। और अब आप देखिए हर चीज़ के लिए एक प्रदर्शन यात्रा निकाली जाती है, क्या खर्च नहीं होता उस पर? बिल्कुल। और बीजेपी जिस तरह की यात्राएं निकालती हैं उसको देखते हुए तो कांग्रेस तो मेरे ख्याल से एकदम फकीर पार्टी नजर आती है। तो ये बात तो है कि भाई पैसा चाहिए, इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, और जायज़ तरीके से अगर लिया जा रहा है तो उसमें एतराज़ की बात क्या है? बिल्कुल। तो भट्ट जी, एक दौर हमने देखा बसपा का कहा जाता था कि जो पैसा होता था वो थैली के रूप में सौंप दिया जाता था बहन जी को, या कुछ सोने के सिंहासन दे दिया है या ताज दे दिया, मुकुट दे दिया। वो कहा जाता था इसको ब्लैक मनी को इस तरीके से वाइट कर लिया जाता था। इसमें भी कोई ऐसी गुंजाइश देख रहे हैं आप? ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि संभावना, आशंका तमाम होती है राजनीति में खास तौर से। देखिए जिस तरह की घोषणा की है कि हमारे व्यक्ति से अपना पैसा मांगेंगे और उनका हम डाटा इकट्ठा करेंगे, उनको रसीद देंगे, उनको धन्यवाद पत्र देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए राजनीति में काला धन ये तो बहुत चोली दामन का साथ है दोनों का। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, और उसका जो हिसाब देते हैं वो किस तरह का, एक चाय का हिसाब देते हैं। लेकिन जो होता है चुनाव में खर्च, वो दुनिया को मालूम है, किसी व्यक्ति से नहीं छुपा है वो।
तो ये जो तरीका है कांग्रेस का, ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि चूंकि कांग्रेस आम जनता से कट गई है, उनका जनता से कनेक्ट नहीं बच रहा है। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस के साथ है, और यही कारण है कि आप लगातार देखिए कि वो लगातार हारती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी चाहे आप देखें, चाहे राजस्थान में देखें, चाहे आपके दूसरे प्रदेशों में भी देख लें, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो थके हुए नेता हैं वो नेतृत्व कर कांग्रेस है। जबकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना जबरदस्त प्रयोग किया कि ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का पद दे दिया है जो एक एक बार चुनाव जीते हैं। जैसे हमारे मोहन यादव जी, वो 13 में पहली बार चुनाव में जीत के आए हैं। या राजस्थान में जो व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरा था, पहली बार जीत के आया। तो ये जो एक पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश खट्टर तो चुनाव ही नहीं लड़े थे, सीधे मुख्यमंत्री बनाने के बाद चुनाव लड़े जी। तो ये जो तरीका आ रहा है कांग्रेस का, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा को बदलाव करना होगा, वो अपनी पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन। ये थके हुए टूटे मन के नेताओं से जो यात्रा तक नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की यात्रा सिर्फ छिंदवाड़ा, भोपाल और दिल्ली रहती है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। राहुल गांधी की यात्रा के समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, पंडित प्रदीप मिश्रा से दुख सुना रहे थे। हाँ, तो ये दिक्कत है ना कि भाई आप अगर किसी एक बहुत प्रभावशाली और बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप कहती है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उससे लड़ने जा रहे हो तो आपके सेनापति को उतने दमदार होना चाहिए। जब किसी युद्ध में आप दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, और अगर एक सेना का सेनापति पहले ही से टूटा हुआ हो तो उसकी सेना कैसे जीत पाएगी? इसी में मैं इसी से एक छोटा सवाल इसी जुड़ा है, क्योंकि आपने सेनापति का जिक्र किया और मध्य प्रदेश में बार बार कहा जाता है कि अगर कमलनाथ की जगह नया अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर पार्टी का खर्चा कौन चलाएगा। तो ये तमाम सारी दिक्कत तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस के सामने है। तो शायद उसके रणनीति ये सबसे बेहतर यही है कि क्राउड फंडिंग से इतना पैसा पार्टी जुटा ले कि अपना खर्चा चला ले, ताकि किसी उद्योगपति या किसी धनपति नेता के आगे उसको सरेंडर ना करना पड़े कि पार्टी का खर्चा कैसे चलेगा। नहीं हो सकता, ये भी सोच होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अगर मध्य प्रदेश में खर्चा चला रही है, खर्चा हो रहा पार्टी का, तो वो कमलनाथ चला रहे हैं। तो हो सकता है कि पार्टी ये भी सोचती हो कि हमको किसी का मुंह ना देखना पड़े, हम किसी के मोहताज न रहे, इसलिए पार्टी के पास इतना फंड हो जाए कि हम अगर माहे किसी नए व्यक्ति को अगर भागदौड़ देना चाहें तो हम उसको इतना फंड भी दे सके कि वो अपनी पार्टी को चला सके। तो एक ये तरीका भी हो सकता है, ये सोच भी हो सकता है जी, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप चाहे राजस्थान देख लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें जी, चाहे आप मध्य प्रदेश देख, सब जगह बुजुर्ग नेता है, जबकि युवा नेता को आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये एक सोच हो सकता है जो आपने कहा कि चूंकि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े इसलिए हम भी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। और अगर फंडिंग अच्छी हो जाएगी तो भाई देखिए, जब पैसा जेब में होता है तो आदमी अपने आप प्रफुल्लित होता है। गरीब आदमी को कभी आपने खुश नहीं देखा होगा, लेकिन जिसके पास पैसा है वो गाड़ियों में घूम रहा है, विदेशों में जा रहा है, 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा है, तो उसके धन से बहुत फर्क पड़ता है। और विशेषकर राजनीतिक पार्टियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि उनके पास फंडिंग बहुत तगड़ी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जिस तरह का अनाप शनाप खर्चा होता है उसके लिए पार्टी फंड अगर नहीं होती। अभी तो विधानसभा में मुझे लगता है कि तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपने अपने पैसे से चुनाव लड़ा, और इसीलिए हमारे कहते हुए कि खाली पेट भजन ना होए, तो शायद वो सारा चीज जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन समय की कमी है इसलिए आपको चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी, भट्ट साहब आपका भी। तो निश्चित तौर पर क्राउड फंडिंग, पैसा जुटाना एक ऐसी कला है जो राजनीतिक दल बखूबी जानते हैं, और राजनीति में जो चुनाव जितने खर्चीले हो गए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। भले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उसके उम्मीदवार, उसके अध्यक्ष जो भी खर्चा बताएं, लेकिन जो ज़मीन पर होता है वो सबको दिखता है। और ऐसे में जब कांग्रेस के छत्रप कई सारी जगह अपने मोहपाश में बंधे हुए हैं, पार्टी के लिए पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते हैं, और बार बार सवाल ये उठता है कि इनके बाद खर्चा कौन उठाएगा। तो ये शायद ये एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपके कार्यकर्ता कितने हैं, पदाधिकारी कितने हैं, और पार्टी को फंड कितना आया है, और उस फंड से फिर कांग्रेस आगे का फिर अपना प्लान बना सकती है। हालांकि अब ये फंड कितना होगा और लोकसभा तक वो कितनी फंडिंग हो जाएगी, और क्या वो बीजेपी को मात दे पाएगी केवल फंड के मामले में भी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।